नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस लेक्चर वीडियोस के अंदर हम बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन के बारे में, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। बौद्धकालीन शिक्षा क्या है, ये किस तरह की थी, क्या स्ट्रक्चर थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ पहले इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उनको देखेंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट पीरियड की जो एजुकेशन है उससे रिगार्डिंग किस तरीके के क्वेश्चन हमें हमारे जो है एग्जाम में आती है। बीएड, एमएड या एमए आप एजुकेशन से कर रहे हैं तो, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके लिए ये जो टॉपिक है वो यूजफुल है। आप चाहे एमएससी यूनिवर्सिटी से हो, सीसीएस यूनिवर्सिटी से हो, या अदर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, हर एक यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक होता है, तो आपके लिए वो इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। आप आज का ये लेक्चर वीडियो देखेंगे, आपका बुद्धिस्ट पीरियड पूरा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके 16 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आगे जो है बढ़िएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं कि बुद्धिस्ट पीरियड के जो ये आज के लेक्चर है इसमें क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसमें एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन के क्या क्या एम्स थे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उद्देश्य थे, उनके बारे में जानेंगे। फिर एडमिशन के क्या रिचुअल्स और सेरेमनी होते थे, फाइनेंस सिस्टम कैसा था, वुमेन्स एजुकेशन कैसी थी, यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन उस समय का क्या था, ठीक है, करिकुलम क्या था, पाठ्यक्रम क्या था, टीचिंग मेथड्स कैसी थी, बुद्धिस्ट सिस्टम की मेरिट्स क्या थी और वीकनेसेस क्या थी। तो ये पूरा का पूरा ऑल ओवर कंसेप्ट यहाँ पर हम डिटेल में देख रहे हैं, शॉर्ट में नहीं देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट यहाँ पर आपका छूटेगा नहीं, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो आगे वन बाय वन एक एक सब टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। देखिए, जो बौद्ध काल है ये वैदिक काल के बाद में आया था। आपका सबसे पहला काल, वैदिक पीरियड हम कल की लेक्चर वीडियोस में उसको पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगा, वहां पर जाकर आप वो वैदिक पीरियड भी देख सकते हैं। बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो 600 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। 600 से 1200 ईसा पूर्व, जिसको हम कहते हैं ईसा पूर्व या बीसी तक को ये माना जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर देख भी सकता है कि जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्धिज्म का जो टाइम पीरियड है, ये 600 बीसी से के आसपास जो है ये एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आया है। या आप इसको सिंपली 600 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर डिस्कस करें एक पॉइंट और, कि हो सकता है किसी बुक में आपको 500 से 1200 के आसपास का दिख रहा हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है अलग अलग बुक में, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेट्स नहीं होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे 500 से 1200 कर लीजिए, 600 से 12 कर लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। In the Buddhist system of education, education meant the education pursued in the Buddhist मठ and विहार। बुद्धिस्ट एजुकेशन का मतलब ये है कि वो एजुकेशन, वो शिक्षा जो कि बौद्ध धर्म के जो मठ और विहार होते थे उसमें दी जाती। आज जिनको हम स्कूल और कॉलेजेस कहते हैं, बुद्धिस्ट पीरियड में स्कूल और कॉलेज को मठ और विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मठ और विहार। पता होना चाहिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते। इसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, एजुकेशन वाज कंसिडर्ड टू बी प्रोसेस और मींस टू अचीव नॉलेज एंड नॉट अ सिनोनिम्स फॉर द नॉलेज। यानी कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पर, कि उस समय शिक्षा को ये नहीं कहा जाता था कि आपको अगर ज्ञान मिल गया तो शिक्षा मिल गई, या ज्ञान और शिक्षा एक ही बात है, आप अगर शिक्षित हो गए तो आपको सारा ज्ञान मिल गया। नहीं, शिक्षा और ज्ञान को एक प्राइवाची या सिनोनियम्स की तरह यूज नहीं लेते थे। वो ये कहते थे कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, वो तो सिर्फ एक साधन है, एक मीन है ज्ञान को प्राप्त करने का। कई बार होता है कि बच्चा एजुकेट हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं करता अगर वो सही तरीके से एजुकेशन न ले। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन जो है वो शिक्षा, उसका नॉलेज का सिनोनियम्स नहीं है, बल्कि ये तो उसका एक साधन है, सोर्स है, मीन है, जिस मीन की मदद से हम नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है, आप देख भी सकते हैं कि इस काल में शिक्षा को ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रक्रिया या साधन माना जाता था, न कि ज्ञान का पर्यायवाची। ठीक है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन के बारे में कुछ लिखा था। क्या लिखा था? कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा होती थी वो विहार और मठ में दी जाती थी। सामूहिक जीवन, भाईचारे और लोकतंत्र की भावना की गुंजाइश थी। यानी कि वहां पर बिल्कुल सामूहिक जीवन, खुल कर जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो लोकतंत्र की भावना थी, डेमोक्रेटिक फीलिंग्स थी। ऐसा नहीं है कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरीके से नहीं माना जाता था। तो ये आपका हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट आगे की,
तो यहाँ पर बात करते हैं एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड, यानी कि जो आपका बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसकी क्या क्या शिक्षा सिस्टम थे, क्या उद्देश्य थे उस समय की, कैसी शिक्षा वो चाहते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उद्देश्य के अंदर सिंपली बेसिक से आप अगर यहाँ पर देखना चाहें तो जो वैदिक टाइम के ऑब्जेक्टिव थे वो सेम है बुद्धिस्ट टाइम के एजुकेशन के, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप। देखिए कि शिक्षा के उद्देश्य आदर्श जो बौद्ध काल में है वो बहुत ज्यादा व्यापक है, यानी कि ब्रॉड टर्म में है। एक शब्द कहा शारीरिक विकास, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं फिजिकली हेल्थी, वो बहुत ब्रॉड टर्म में कहा जाता है। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर हम जनरली देखें तो जो वैदिक एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव थे वही बुद्धिस्ट एजुकेशन के भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन उनकी जो नेचर है वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि वहां पर अगर हम शारीरिक विकास कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, मतलब उसमें नैरो टर्म में बात हो रही है, ज्यादा क्षेत्र उसका स्कोप नहीं है। लेकिन बुद्धिस्ट पीरियड में अगर हम शारीरिक विकास कर रहे हैं तो उसका बहुत व्यापक, बहुत बड़े लेवल पर हम उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या उद्देश्य थे, शारीरिक विकास करना, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना, बच्चे में नॉलेज को डेवलप करना, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करना, बच्चे में जो कल्चर है हमारी उसको कल्चर को बचा के रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, बच्चे का कैरेक्टर फॉर्मेशन करना, चरित्र निर्माण करना, व्यवसायिक विकास यानी कि वोकेशनल एजुकेशन देना, और धार्मिक शिक्षा यानी कि रिलीजियस एजुकेशन देना। ये कुछ मेन मेन उद्देश्य है। अब जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये यहाँ पर मैंने हेडिंग्स लिखी है। एग्जाम में अगर आपको आता है कि भाई आप ऑब्जेक्टिव्स बताइए या बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, तो वहां पर आप पहले इस तरीके से मेंशन करके वन बाय वन हेडिंग्स डालेंगे और उन हेडिंग के अंदर 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितना आप चाहे उतने में उनको एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ पॉइंट डाल के छोड़ना नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पहले एक चार्ट में सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स मेरे को थे यहाँ पर, तो वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दी, मेंशन कर दी। अब वन बाय वन इनको जो है हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और उनके अंदर लिखना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। बुद्ध ने, ये जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने खुद अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता की वकालत की। उन्होंने खुद कहा कि एक बच्चे के लिए उसका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है। कि एक फिजिकल हेल्थ होना एटलीस्ट बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर बच्चा फिजिकली हेल्दी नहीं होगा तो बाकी चीजों पर फोकस नहीं कर पाएगा, ठीक है, पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं लगा पाएगा, अक्सर बीमार रहेगा। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने भी ये कहा कि बच्चे का शारीरिक विकास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज हो गई यहाँ पर। देखिए कि अगर बच्चा स्वस्थ है ना तो बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे सारे दुख जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा भी बच्चा अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है। उसके बाद बच्चे में नॉलेज को डेवलप करना। भगवान बुद्ध के अनुसार इस संसार में सभी दुखों का मूल कारण है अज्ञान। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए आप इतने परेशान रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं। अगर आपको सही ज्ञान मिल जाए, ज्ञान का डेवलपमेंट हो जाए, विकास हो जाए, तो आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी। बच्चों को यहाँ पर कहा जाता था कि ऐसी शिक्षा दे जहां पर बच्चे को सोशल बिहेवियर सिखाया जाए कि समाज में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, समाज में किस तरीके से रहना है, घुल मिलकर जो है रहना है, दूसरों की मदद करनी है, हमेशा सच बोलना है। तो जो सामाजिक गुण होते हैं वो विकसित, सोशल डेवलपमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट मानव संस्कृति का संरक्षण और विकास करना, यानी कि जो हमारे कल्चर है उसको हम बचा कर रख सके और ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर सके। उसका डेवलपमेंट या बचाव जो है काफी हद तक धर्म के रूप में होता था, तो धार्मिक शिक्षा भी यहाँ पर फोकस की जाती थी। चरित्र निर्माण पर फोकस किया जाता था। बौद्ध धर्म में आत्म संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल और करुणा, दयालुता, इन सभी चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है कि बच्चे का कैरेक्टर जब भी डेवलप होगा जब उसमें जो है सेल्फ कंट्रोल होगा कि कब कहाँ किस तरीके से बिहेव करना है उसको पता होगा। सेकंड चीज, बच्चे में दयालुता होगी। बच्चे ऐसा नहीं है कि अगर कोई दुखी हो रहा है कोई व्यक्ति, उसको दुख में देखकर उसको कोई फर्क ना पड़े, नहीं, काइंडनेस उसमें होनी चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि बच्चे का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। मठ और विहार में छात्रों को चरित्र निर्माण के लिए 10 नियमों का पालन करना होता था। बच्चे को पूरे 10 नियम, 10 रूल्स बताए जाते थे, उन रूल्स को फॉलो करना होता था ताकि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो अच्छे से हो सके। अब वो रूल्स क्या है उसके बारे में डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। हाँ, ये जरूर है कि इन नियमों को दास शिक्षा पदानी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर दास नहीं 10 आएगा, 10 शिक्षा पदानी। उन्हें एक सादा जीवन जीने का वहां पर सिखाया जाता था कि बच्चा सादा जीवन बिल्कुल व्यवहार करते थे, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते थे, किसी तरीके की कोई सुख विलास वो चीजें नहीं हुआ करती थी। तो एक ये हो गया। इसके बाद
व्यवसायिक शिक्षा, बौद्ध धर्म संसार से पीछे हटने का नहीं अपितु सांसारिक कष्टों को छटने का उपदेश देते हैं। बौद्ध धर्म जो है वो ये नहीं कहते कि संसार कुछ नहीं है, संसार बेकार है, संसार में सिर्फ दुख है, संसार को छोड़ो, आत्मा की प्राप्ति करो। नहीं, बौद्ध धर्म ये कहते हैं कि हाँ, संसार के दुखों से कैसे बचा जा सकता है, संसार में जितनी भी परेशानियां उनसे कैसे दूर हुआ जाता है। तो यहाँ पर संसार से दूर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने लाइफ में अर्निंग कर सके, जिससे अपना खुद का जीवन यापन कर सके। बच्चे को ना कोई कौशल सिखाया जाए, कोई ना कोई वोकेशनल कोर्सेज सिखाई जाए, काफी हद तक तो प्रॉब्लम उससे भी सॉल्व हो जाती है। तो व्यवसायिक शिक्षा भी बच्चों को वहां पर दी जाती थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में व्यवसायिक शिक्षा जाति के आधार पर थी। यहाँ पर एक चीज पॉइंट अच्छा नोटिस करने का है कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक यानी कि वैदिक काल के अंत का समय, जब वैदिक काल का अंत होने वाला था, उस समय जो एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को, व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, वो उनके कास्ट के बेस पर दी जाती थी कि आपकी जाति जो जो हो उसके हिसाब से किसी को अधिकार थे, किसी को नहीं थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे की कैपेसिटी क्या है, इन चीजों को देखा जाता था, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन पूरी तरीके से मिलती थी। किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इससे वंचित नहीं रखा जाता। बौद्ध धर्म की शिक्षा, जैसे कि कहा कि धार्मिक शिक्षा का महत्व था, रिलीजियस एजुकेशन बच्चों को दी जाती थी, तो बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, तो बौद्ध धर्म भी बच्चे को सिखाया जाता था। तो ये चीज एक हो गई। अब आगे बात करते हैं एडमिशन की रिचुअल्स की, सेरेमनी की। तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन की रिचुअल्स की, कि बुद्धिस्ट टाइम में किस तरीके से एडमिशन लिया जाता था, क्या क्या रिचुअल्स होते थे, क्या क्या फॉलो करने होते थे, उन पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक है आपका पवज्य संस्कार और एक है उपसंपदा संस्कार। वैदिक काल में आपकी 3 सेरेमनी होती थी और बौद्ध काल में आपकी 2 सेरेमनी होती है। तो पवज्य और उपसंपदा संस्कार क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले पवज्य संस्कार। जो पवज्य संस्कार होता है, उसका पवज्य का शब्द का जो मतलब है वो है गोइंग आउट, यानी कि बाहर जाना। जब बच्चा अपने घर से बाहर निकल रहा है, स्टेप आउट कर रहा है, इसलिए ही इसको पवज्य संस्कार कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा घर से निकलकर गुरुकुल में, मठ में, विहार में जो जाता है, गुरुकुल नहीं कहेंगे, बुद्धिस्ट टाइम में गुरुकुलों को या स्कूल कॉलेज को मठ और विहार कहा जाता था। तो जब बच्चा घर से निकलकर मठ और विहार में जा रहा है, उसके जब जो सेरेमनी होती थी उसको हम क्या कहते थे, पवज्य संस्कार या पवज्य सेरेमनी। उसके बाद अगर बात करें अकॉर्डिंग टू दिस सेरेमनी, इस सेरेमनी के अनुसार बच्चे जो है एक मठ में भर्ती किया जाता था, यानी कि स्कूल में उसको भर्ती किया जाता था, और उसके बाद उसके जो पारिवारिक रिश्ते थे, जितना भी उसका घर गृहस्थ जीवन था, उसको उसको त्यागना पड़ता था। आगे की बात करें इस रिचुअल्स में क्या होता था, कि जैसे कि अभी कहा कि परिवार के जितने भी संबंध होते थे, जो आपका गृहस्थ जीवन होता था, उसको त्यागना होता था जब तक आप एजुकेशन ले रहे हैं। जैसे कि आपने वैदिक काल में भी देखा, उसमें भी यही सिस्टम होता है कि एक बार बच्चे ने एडमिशन ले लिया, उसके बाद वो पूरी एजुकेशन लेकर ही घर आता था। वही सिस्टम में होता था कि समाज की किसी भी जाति के व्यक्ति को मठ में प्रवेश दिया जा सकता था, और प्रवेश के बाद वह अपनी जाति का नहीं होता था। यानी कि बच्चा चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर किसी को शिक्षा लेने का अधिकार था। हर बच्चा मठ में जा सकता था, एडमिशन ले सकता था। हाँ, ये कंपल्सरी था कि एक बार बच्चे का मठ में एडमिशन हो गया, उसके बाद वो किसी जाति धर्म का नहीं है, उसकी जाति, धर्म, उसका गृहस्थ जीवन सब बाहर रह जाता था। वो मठ में एडमिशन होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ एक विद्यार्थी होता था, एक स्टूडेंट होता था, किसी जाति धर्म से उसका कोई कनेक्शन नहीं माना जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवेश के बाद उन्हें अपने सभी पुराने कपड़े, सभी पुराने तरीके, रहन सहन को बदलना होता था। उनके रहने का तरीका, खाना पीना, कपड़े पुराने, वो सारा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज करके उनको वहां मठ और विहार का जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग उनको चलना होता था। इसके बाद पवज्य समारोह की जो न्यूनतम आयु होती थी, जो मिनिमम एज है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनिमम एज क्या है, 8 ईयर्स। आपका कम से कम बच्चा 8 साल का होना चाहिए, तब वो पवज्य संस्कार के थ्रू एडमिशन ले सकता था बुद्धिस्ट पीरियड में। आपका जो बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन था, उसमें पूरा का पूरा जो एजुकेशन टाइम ड्यूरेशन था वो 12 साल तक का था। 12 साल तक की पूरी एजुकेशन थी। जब बच्चा जो है 20 साल का हो जाता था, क्योंकि 12 साल की एजुकेशन लेनी है, 8 साल का बच्चा खुद है, तो 20 साल का हो जाता था और 12 साल की उसकी शिक्षा खत्म हो जाती थी, तब उसे उपसंपदा संस्कार से गुजरना होता था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि उपसंपदा संस्कार हर बच्चे का नहीं होता था। अब किसका होता था, किसका नहीं, उसको हम आगे देखेंगे जब उपसंपदा संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पवज्य संस्कार को देख लेते हैं। तो पवज्य जो समारोह होता था, उसके लिए व्यक्ति को अपना सिर मुंडवाकर, पीले कपड़े पहनकर पीठासीन भिक्षु के सामने बैठा दिया जाता था। यानी कि मतलब कुल मिलाकर अपने उनके रीति रिवाज होते थे, विधि विधान होते थे, उसके थ्रू पूजा पाठ वो कराई जाती थी। प्रस्तुति पर यह व्यक्ति मठ में प्रवेश के लिए प्रार्थना करेगा। यानी कि जब उसको बाकी
टीचर्स के सामने बैठाया गया तो वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को एडमिशन दिया जाए। इसमें यहाँ पर बच्चे को तिसिवरा धारण करना होता था, यानी कि जो कपड़ा बच्चा पीले कलर का धारण करता था उसको तिसिवरा कहा जाता था। ठीक है, और बच्चे को सिर मुंडवाकर 3 बार एक पाठ करना होता था, 3 बार रिपीट करना होता। किस चीज का रिपीटेशन? ये, मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं आज्ञा की शरण लेता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम संगम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये 3 जो लाइन होती थी उसको जो 3 बार रिपीट करना होता था, तब उसको एडमिशन दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर भर्ती होने के बाद बच्चे को श्रमण कहा जाता था, यानी कि जो स्टूडेंट होता था उस समय वहां पर स्टूडेंट को श्रमण के नाम से बुलाया जाता था। जैसे आज के टाइम पर विद्यार्थी बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, तो उस समय पर क्या बोलते थे? श्रमण बोलते थे। यहाँ पर बच्चे को जो है 10 अलग अलग सुझाव देते थे। जैसे कि मैंने कहा था, इनके बारे में डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, आप इनको नहीं भी लिखेंगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर अलग से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाए तब आपको कंटेंट कम पड़ जाता है कि कहाँ से लिखी, तब यहाँ पर ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। हिंसा को त्यागे, अहिंसा को अपनाएं, कि हमें हिंसा को त्यागना चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी कलेक्शन नहीं करना। कलेक्शन यानी कि ऐसा नहीं कि हम अपनी चीजों को बचा बचा कर रख रहे हैं। जैसा होता है ना कि प्याज महंगे हो गए तो प्याज को इकट्ठा स्टोर कर करके रख लिया अपने घर में, दोबारा मिले ना मिले, तो वही चीज यहाँ पर है कि कभी किसी चीज का कलेक्शन नहीं करना है। ऑब्जर्व सेलिब्रेशन, इनके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। गिव अप द लग्जरी, जितने भी भोग विलास है, जितनी भी लग्जरी लाइफ है उस सबको त्यागना है, सीधा सिंपल लाइफ जीनी है। रिनाउंस वेल्थ एंड डू नॉट टच फीमेल, यानी कि हमें यहाँ पर धन का त्याग करना होता था और महिला को छूने की वहां पर अनुमति नहीं थी। डू नॉट यूज फ्रेग्रेंट थिंग, यानी कि जो सुगंधित चीजें होती हैं, परफ्यूम वगैरह होती है, उनको चीजों को इस्तेमाल करने का वहां पर अनुमति नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं है कि असमय कुछ भी खा रहे हैं, किसी भी अनटाइमली किसी भी टाइम कुछ भी खा रहे हैं, तो वो भी वहां पर रोक थी। डू नॉट यूज द सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल बेड टू स्लीप एंड रेस्ट, सोने के लिए, ये आराम करने के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बेड को वहां पर इस्तेमाल करने का जो है वो भी अनुमति नहीं। आगे किसी भी बच्चे को उसके माता पिता की स्पष्ट सहमति पर ही प्रवेश दिया जाता था। एडमिशन के टाइम पर ये ध्यान रखा जाता था कि बच्चे के माता पिता जो है उनकी पूरी तरीके से सहमति हो, तभी बच्चों को एडमिशन दिया जाता था। अगर बच्चे के माता पिता की सहमति नहीं है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाता। इसके बाद तपेदिक कुष्ठ रोग, यानी कि तरह की बीमारी होती है, कुष्ठ रोग और अन्य कोई भी ऐसी बीमारी हो जो कि छूने से फैलती हो, तो ऐसे बच्चे को मठ में प्रवेश नहीं दिया जाता था। सैन्य पुरुष, राज्य के कर्मचारी, दास को भी हम मठ में प्रवेश करने से रोका जाता था। तो ये है आपकी पौज्य संस्कार एडमिशन का पूरा रिचुअल। उसके बाद आता है उपसंपदा संस्कार। मैंने आपको भी एक लाइन बताई क्या, कि उपसंपदा संस्कार सबको नहीं दिया जाता, तो फिर किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता, उसको बात कर लेते हैं। देखो, उपसंपदा का मतलब होता है तपस्वी परंपरा की ओर निकट जाना, यानी कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना, ब्रह्मचर्य लाइफ स्टाइल, उसको और नजदीक पहुंच रहे हो और आगे नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो। नाम से भी आपको पता लग रहा है, उप यानी कि उपाधि और अपर जा रहे हो। तो जो काम आप कर रहे हो, जिस फील्ड में आप हो, जिस उपाधि में, और आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया जा रहा है। तो मतलब अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तब आपको उपसंपदा संस्कार दिया जाता है। देखते हैं आगे, जब बच्चा 20-25 साल का हो जाता है, 12 साल की शिक्षा पूरी कर लेता है, तो बच्चे के पास 2 ऑप्शन होते थे। पहला ये कि अपने घर चला जाए, गृहस्थ जीवन जिए, उसकी एजुकेशन पूरी हो गई, घर जाकर अपना आराम से जैसी इच्छा हो उस तरीके से जीवन जी सकता है। तो जो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता था, अपने घर चला जाता था, उसको उपसंपदा संस्कार नहीं दिया जाता, क्योंकि वो तो घर चला गया, उसको हायर एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है, उसको आगे उपाधि से कोई लेना देना नहीं, उसने एजुकेशन पूरी करी, बेसिक एजुकेशन पूरी की और वो अपने घर चला गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता था बौद्ध धर्म को पूर्ण साधु के रूप में प्रचारित करना, यानी कि हमेशा लाइफ टाइम पूरी जीवन भर वहीं पर रहना है, जंगल में, मठ विहार में रहना है और बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार करना है। तो जीवन भर के लिए वो ब्रह्मचर्य हो जाता था। तो ऐसा बच्चा है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता था, उसको उपसंपदा संस्कार कराया जाता था। उपसंपदा संस्कार उन्हें दिया जाता था जिन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया है, यानी कि जो जीवन भर वहीं पर रहना चाहते हैं, जो और नेक्स्ट लेवल पर आगे पहुंच गए। और जैसे ही बच्चे को उपसंपदा संस्कार कराया जाता था तो उसको समनेर यानी कि पक्का भिक्षुक कहा जाता था। उपसंपदा संस्कार से पहले बच्चे को क्या कहा जा रहा था? श्रमण कहा जा रहा था। और जैसे ही उपसंपदा संस्कार हो जाता था उसको समनेर या पक्का भिक्षुक के नाम से बुलाया जाता था। ये जो पूरा का पूरा रिचुअल्स होता था, इसमें शिष्य के गुरु सहित कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति होना जरूरी होता था। यानी कि तो टीचर हो गया बच्चे का, और उसके अलावा भी और 10 टीचर्स जो है वहां पर होने जरूरी थी। बच्चे के टीचर्स के साथ साथ 10 टीचर, टोटल 10 टीचर्स होने जरूरी होते थे। उपसंपदा संस्कार के बाद भी भिक्षुओं को वृक्ष के नीचे रहना पड़ता था।
यानी कि जैसे उपसंपदा संस्कार हुआ उसका मतलब ये है कि जीवन भर वो अब जंगल में रहेगा। तो जो बच्चा होता था, व्यक्ति जिसका उपसंपदा संस्कार होता था, वो हमेशा जीवन भर के लिए जंगल में ही वास करता था, वृक्ष के नीचे ही रहता था और वहीं रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करता था। ठीक है। श्रमण को मठ के अन्य भिक्षुओं के सामने स्वयं को प्रस्तुत करना पड़ता। तो इस रिचुअल में क्या है कि जो श्रमण है वो मठ के जितने भी अलग अलग जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, जो भिक्षु थे, उनके सामने खुद को रिप्रेजेंट करता है। और उपसंपदा समारोह में तभी प्रवेश दिया जाता है जब अधिकांश भिक्षुओं का निर्णय उसके पक्ष में। इनके सारे टीचर्स अगर अधिकांश भिक्षु मान रहे हो कि हाँ इसको उपसंपदा संस्कार दे दो, तो दिया जाता था। अगर मेजोरिटी नहीं होती थी तो उसको उपसंपदा संस्कार ना देकर उसको घर वापस भेज दिया जाता था। तो ये आपका उपसंपदा संस्कार हो गया। हमें पता चल गया कि बच्चे का एडमिशन कैसे होता था और एजुकेशन पूरी किस तरीके से होती थी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो फाइनेंस था, वो किस तरीके का था। तो यहाँ पर बौद्ध काल में क्या हुआ कि पहले जो गुरुकुल थे वैदिक काल के अंदर, इससे पहले टाइम जो था वैदिक पीरियड, उसमें कुछ फिक्स नहीं था। जो टीचर्स होते थे, गुरु होते थे, उनका अपना खुद का घर होता था, गुरुकुल होते थे, वहां पर बच्चे रह लेते थे। टीचर का अपना खुद का अकेले का जिम्मेदारी थी सब कुछ। लेकिन यहाँ पर अब टीचर की अकेले की जिम्मेदारी ना होकर अलग अलग इंस्टीट्यूट बन गए, संस्था बन गई, राज्य का जो हस्तक्षेप था वो बढ़ गया, राज्य के कंट्रोल में आ गई एजुकेशन। तो वो चीज देखते कि बौद्ध काल में शिक्षा को संस्थागत बना दिया गया था, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन उसका कर दिया था, इंस्टीट्यूट बन गए थे अलग अलग। बौद्ध संघ और बौद्ध मठ, बौद्ध संघराम को कहा जाता था। वित्त प्रणाली यानी कि फाइनेंस के जो सिस्टम था वो स्टेबल हो गया था, जो राजा थे उनके कंट्रोल में हो गया था। राजा हर महीने हर साल अपने अपना जो फिक्स्ड अमाउंट होती थी वो फंड के रूप में देते रहते थे। सभी जाति, सभी धर्म, महिला पुरुष, अमीर गरीब, सबको ही शिक्षा लेने का बराबर का अधिकार था। बौद्ध धर्म में मौन भिक्षा मांगी जाती है। मौन भिक्षा यानी कि शांत रहकर, किसी के घर के आगे, गेट के आगे गए, बिल्कुल शांत, कुछ मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक। अब उसके बाद अगर महिला शिक्षा की स्पेशली बात करें कि वैसे तो बौद्ध धर्म में सभी कोई बराबर का अधिकार था, हर कोई एजुकेशन ले सकता था, लेकिन उसके बाद भी बौद्ध काल में भी यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति थी वो पुरुषों से कम मानी जाती थी, इंफीरियर माना जाता था। देखिए, महिलाओं का स्थान पुरुषों से कम था। शुरू में उन्हें मठों में शामिल होने से प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें ऐसी मंडलियों में प्रवेश दिया गया था। बौद्ध धर्म का जो शुरुआती टाइम था उसमें महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो वुमेन्स एजुकेशन को भी जो है प्रमोट किया गया और वुमेन्स को भी एजुकेशन देने की तरफ बढ़ा गया। महिला भिक्षु के लिए कड़े नियम लागू थे, लेकिन एडमिशन तो दे दिया, लेकिन फिर वही चीजें हैं कि पार्शियलिटी होती थी, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो वहां पर कराए जाते थे। उन्हें संघ में कोई स्थायी पद नहीं दिया जाता था, यानी कि अगर कोई फीमेल है, कोई महिला है, तो उनको कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं दी जाती थी जो कि परमानेंट पोस्ट हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस समय 7 सबसे ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी थी, 7 यूनिवर्सिटी थी। कौन कौन सी? नालंदा, वल्लभ भाई, विक्रमशिला, जगदल्ला, इसके बाद मिथिला, ओदंतपुरी और नादिया ओदंतपुरी। तो ये 7 यूनिवर्सिटी थी, 7 यूनिवर्सिटी थी जो कि बौद्ध काल में बहुत ज्यादा फेमस मानी जाती थी। करिकुलम की बात करें, करिकुलम से पहले हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि स्ट्रक्चर कैसा था। तो यहाँ पर जो पूरे का पूरा करिकुलम था, ये पूरी एजुकेशन सिस्टम था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। कौन से 3 पार्ट्स थे आपके? एक तो था आपका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। सेकंड था आपका हायर एजुकेशन और थर्ड था आपका भिक्षु एजुकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें थर्ड आपका क्या था? भिक्षु एजुकेशन। ये देखिए यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे एक एक के बारे में। ये लीजिए भिक्षु एजुकेशन। तो ये स्ट्रक्चर था कि 1 बाय 1 जो है 3 स्टेप से प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भिक्षु एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। प्राइमरी शिक्षा जो होती थी वो 6 साल की मानी जाती थी, टोटल 6 इयर्स की होती थी। ठीक है, इसमें बच्चे को नॉर्मली लिखना पढ़ना, सिंपल मैथमेटिक्स सिखा दिया। इसके अलावा 49 लेटर्स बच्चे को सिखा दिए जाते थे। ठीक है, लैंग्वेज लिखना पढ़ना करना सिखाया जाता था। इसके अलावा 5 अलग अलग साइंस हो गया, वो सिखाया जाता था। बौद्ध धर्म के जो सामान्य सिद्धांत थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो सिखाए जाते थे। तो इसके बाद उच्च शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन की, तो जो हायर एजुकेशन होती थी 12 साल तक की होती थी और इसमें 5 साइंस, व्याकरण, संस्कृत, नक्षत्र शास्त्र, कौशल, त्रिपटक आदि का ज्ञान दिया जाता था। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है त्रिपटक। ये वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं कि बौद्ध धर्म में जो त्रिपटक है उसमें कौन कौन से पटक है। 3 पटक होते थे, शूद्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक।
जैसे वैदिक काल में आपके 4 ग्रंथ होते थे, 4 वेद होते थे, यज्ञवेद, ऋजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी तरीके से बौद्ध काल में आपके 3 पिटक होते थे। आपका ये रहा विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इस टाइम में ड्यूरेशन में बच्चे को जो है व्याकरण सिखा दिया, धर्म सिखा दिया, ज्योतिष, आयुर्वेद सिखा दिया, तो इसकी एजुकेशन देते थे। इसके बाद भिक्षु शिक्षा जो है वो 8 साल की मानी जाती थी, लेकिन जो वहीं पर ही रहकर आगे प्रचार प्रसार करते थे धर्म का, वो वहीं पर रहते थे और धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते थे। लेकिन जनरली 8 साल की आपकी भिक्षु शिक्षा मानी जाती थी। ठीक है, इसमें भी बच्चे को त्रिपिटक की नॉलेज देते थे और बौद्ध धर्म का दर्शन ही इसमें बेसिकली पढ़ाया जाता था, क्योंकि बच्चे का ध्येय वही था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। पढ़ाने का तरीका, टीचिंग मेथड्स की बात करें तो बेसिकली वही टीचिंग मेथड्स थे जो कि वैदिक काल में आपने पढ़े हैं। लेक्चर मेथड हो गया, जिसको वैदिक काल में हमने वर्बल मेथड कहा था, शाब्दिक विधि, तो वही है, सेम है लेक्चर मेथड। Q&A मेथड हो गया कि प्रश्न उत्तर पूछने हैं। इमिटेशन मेथड हो गया, फॉलो करना है, जैसा जैसा टीचर कर रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करना है। डिबेट मेथड हो गया, वाद विवाद विधि। कॉन्फ्रेंस मेथड हो गया, सम्मेलन विधि। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ठीक है, देशाटन यानी कि घूमने की विधि हो गई। स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी हो गई। तो यही मेथड जो है आपके वैदिक काल में थे, यही मेथड आपके बौद्ध काल में है, कुछ अलग नहीं है। वैदिक काल में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी मैंने इसमें नोट्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नॉर्मल है, देख सकते हैं आप। इमिटेशन विधि यानी कि एक नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक विधि है, जहां पर क्या होता था कि जैसे जैसे टीचर करते हैं वैसे वैसे बच्चा किया करता था। तो ये चीज हो गया। क्वेश्चन आंसर विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे चलते हैं। ये व्याख्यान विधि हो गई, शास्त्रार्थ सम्मेलन विधि हो गई, ये प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, स्वाध्याय विधि। तो ये सारे मेथड्स हो गए। इनके बारे में अगर आपको अंदर से लिखना है तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे आपके, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर बौद्ध काल की जो शिक्षा थी कंप्लीट हो गई। अब इसके गुण क्या है, दोष क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, उस पर डिस्कस करते हैं। तो अच्छाई की बात करें तो बहुत सारी अच्छाई बात है, जैसे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन हो गया था, राज्य का शिक्षा पर अधिकार हो गया था, जो राजा होते थे उनके कंट्रोल में आ गई थी। अब ऐसा नहीं था कि खाली टीचर्स को ही करना है, जो कुछ करना है, अच्छा बुरा जो कुछ हो रहा है टीचर्स को ही करना है। तो जब राज्य का शासन हो गया था, राज्य का अधिकार हो गया था शिक्षा पे, तो शिक्षा को और ज्यादा प्रचार प्रसार करने में मदद मिली थी, फंड आसानी से मिल जाता था। मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन दी जाती थी। प्राइमरी लेवल पर प्राथमिक शिक्षा जो है वो फ्री दी जाती थी। सभी स्तर पर विभिन्न प्रकार के शिक्षा का संगठन था, हर एक लेवल पर, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर भिक्षु शिक्षा, हर एक लेवल पर अलग अलग तरह के बच्चे को शिक्षा दी जा रही थी। सभी को शिक्षा का समान अवसर मिल रहा था और एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव थे वो बहुत ब्रॉड टर्म में थे। इनको भी मैंने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, हालांकि इसमें डिटेल से जाने की बहुत ज्यादा अलग जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा नया नहीं है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है। आप एक बार देख सकते हैं, इनको रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है शॉर्ट में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि केंद्र का प्रशासन, राज्य के हाथ में हो गया था, राज्य का कंट्रोल हो गया था, तो जो राजा होते थे वो आराम से पैसे दे देते थे, फंड दे देते थे, तो जितना भी उसमें जरूरत थी फंड की वो मिल जाता था तुरंत। ऐसा नहीं था वैदिक काल की वजह से। वैदिक काल में क्या होता था कि फंड नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी चल रही होती है, कोई पैसे आ रहे, कभी आ रहे तो बहुत सारे मिल गए, दान नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, तो कुछ भी फिक्स नहीं था, यहाँ पर फिक्स हो गया था, तो ये एक प्लस पॉइंट थी। ठीक है, इसके बाद फ्री एजुकेशन मिल रही थी। प्राइमरी एजुकेशन थी वो सबके लिए फ्री थी, बस जो मिडिल एजुकेशन या हायर एजुकेशन की बात करें वो फ्री नहीं थी, उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती है। तो प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री थी सबके लिए, हर एक लेवल पर अलग अलग शिक्षा मिल रही थी, सभी को शिक्षा का समान अधिकार था। एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा ब्रॉड थे। एंड में अगर बात करें कि इसकी कमियां क्या थी, तो कमियों में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन मेन बात करें तो नेग्लेक्ट ऑफ वर्ल्डली लाइफ, सांसारिक जीवन की कुछ हद तक उपेक्षा की, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट किया गया, बहुत ज्यादा धर्म पर प्रचार प्रसार पर फोकस किया गया था। महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई, हालांकि सबको शिक्षा का अधिकार था, लेकिन एक पार्शियलिटी, भेदभाव होता था कि उनके लिए अलग बिल्कुल कड़े नियम हो गए थे, उनको कोई परमानेंट पोस्ट नहीं देनी है, तो वो सारी चीजें हुई थी। जो आपकी सैन्य प्रशिक्षण है, जो सेना की शिक्षा होती थी, उसको भी नेग्लेक्ट किया गया था, सैनिक को ट्रेन नहीं किया जाता था, जैसे कि अभी उसमें कहा है कि सैनिकों को एडमिशन ही नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, बुलेट नोट्स, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी लैंग्वेज में अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी जरूरत के हिसाब से बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी को जरूरत है सिर्फ एक वर्ड लिखने की और उसको पूरा समझ में आ जाएगा, किसी को जरूरत है कि कम से कम 2 लाइन हो तब वो पूरा बात को समझ पाएगा। तो ये आपकी जरूरत है कि आपको क्या जरूरत पड़ती है। शॉर्ट नोट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक सैंपल के तौर पर बनाया है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये चीजें हटा देती हूँ, 1 मिनट रुकिए, आपको क्लियर शो हो जाएगा। देखिए
अब आपको क्लियर शो हो रहा होगा। यहाँ पर क्या क्या बुद्धिस्ट पीरियड का इंट्रोडक्शन की बात करें तो 600 बीसी से 1200 बीसी तक का है, और मठ पर बिहार में शिक्षा दी जाती थी। अब इन दो पॉइंट से आप 4-5 लाइन आराम से लिख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको कितनी लाइन जरूरी है, कौन सा पॉइंट आपको मेन लगता है, वो आप नोट करते जाइए। ये एक सिर्फ सैंपल है, इंग्लिश में है, हिंदी में आप अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ सारी चीजें नहीं आ सकती थी एक ही स्लाइड पर। उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव्स को मैंने जो है मेन पॉइंट्स डाल दिया। हेडिंग हेडिंग के अंदर हम अपना आप लिख सकते हैं। जब एग्जाम से पहले सिर्फ रिवाइज करना होता था वहां पर बहुत ज्यादा काम आते हैं ये चीजें। एडमिशन में आपके 2 रिचुअल्स होते थे, पवज्जा संस्कार हो गया आपका, उपसंपदा संस्कार हो गया, ये इसके नीचे यहाँ पर आएगा, ये जो है यहाँ पर आएगा उपसंपदा संस्कार। ठीक है, पवज्जा संस्कार में जो मेन मेन चीजें थी क्या थी कि मिनिमम एज 8 ईयर्स थी, बच्चे को पीले कलर का कपड़ा पहनाते थे जिसको तिसीवरा कहा जाता था, और 3 बार रिपीट करना होता था। क्या? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उपसंपदा संस्कार 20 साल के बाद दिया जाता था। जो बच्चे ऐसा सेकंड पाथ को डिसाइड करते थे कि भाई उनको वहीं पर रहना है, एजुकेशन पुट करनी है, उनको दिया जाता था, और यहाँ पर बच्चे को समनेर कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद जो है फाइनेंस जो थी वो इंस्टीट्यूट, फाइनेंस की बात कर रहे थे तो इंस्टीट्यूशनल हो गई थी, अलग अलग केंद्रीय बन गए थे, फाइनेंस सिस्टम स्टेबल हो गया था। वुमेन्स एजुकेशन को जो है इंफीरियर पोजीशन मिली थी। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला ये आपकी यूनिवर्सिटीज थी। बुद्धिस्ट एजुकेशन में आपकी 3 स्ट्रक्चर थे। टीचिंग मेथड में आपका लेक्चर मेथड, क्यूएनए मेथड, इमिटेशन मेथड, ये सारे मेथड थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरा का पूरा बुद्धिस्ट पीरियड आपने कुछ एक आध पेज में लिख ली, सारा कुछ एक साथ आपके सामने आ गया, तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहती है। अब इसके अंदर तो आप खुद से बना बना कर लिखेंगे, खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है आप अपना आप लिख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो नोट्स को रटने की, बिल्कुल मत रटिएगा, एंड टाइम पर सब कुछ भूल जाने वाले हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वैदिक पीरियड में कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। यहाँ पर जैसे बोधकालीन शिक्षा की आज के टाइम में क्या उपयोगिता है, मॉडर्न टाइम में रिलीवेंस बतानी है। ठीक है, वैदिक काल से संबंधित संस्कार पूछे गए, इसी तरीके से बौद्ध काल से संबंधित संस्कार जो सेरेमनी है वो पूछी जा सकती है। इसके अलावा प्राचीन काल की शिक्षा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पूछी गई है। प्राचीन काल में आपका वैदिक काल, बौद्ध काल दोनों काउंट होते हैं। बौद्ध काल की विशेषताएं क्या है, मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य है। वैदिक काल में महिला की स्थिति पूछी गई है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध काल में महिलाओं की क्या स्थिति है, बौद्ध शिक्षा के क्या उद्देश्य है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, वैदिक और बौद्धिक काल से। तो यहाँ पर आपका वैदिक काल और बौद्धिक काल आपका क्लियर हो गया है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है। अगर हमें ये कहा जाए कि बौद्ध काल वैदिक काल के बीच समानता बताइए, इनके बीच अंतर करिए, इनके बीच क्या डिफरेंस है वो बताइए, तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ सेम सेम लग रहा है। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए कि उसकी एक लेक्चर वीडियो लेकर आई जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी उस टॉपिक पर लेकर आई जाएगी। आज की वीडियो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ रहा होगा। आपको स्पीड कम लग रही है, ज्यादा लग रही है, जो भी आपके फीडबैक हो, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझने में दिक्कत हो रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसको कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पर लाने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इस सीरीज को जो है कंटिन्यू रख सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन।